ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोनों हाथों से रोहन ने आसपास खड़े लोगों को इशारा करते हुए कहा, प्लीज डोंट पैनिक, द ऑपरेशन इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। आपके पैनिक होने से अगर पेशेंट के बेड को कोई झटका लग गया तब मुसीबत हो सकती है। रोहन ने अपने आप पर कंट्रोल रखकर बच्चे के सर पर कोई चोट नहीं लगने दी। बेड के पास पड़ी टूल्स को फिर से अपने हाथों में उठाकर रोहन ने बच्चे के सर पर बड़े ही ध्यान से स्टिचिंग लेना फिर से शुरू कर दिया। बाकी के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी अपने काम में फिर से ध्यान देने लगे। फ्लोर पर पड़ी शालिनी को सबने देखा था, मगर इस वक्त सभी के लिए बच्चे का ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल करना ज्यादा जरूरी था। अनिका जानती थी कि ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और अब डॉक्टर रोहन को 1-2 स्टिचेज और लेने थे। अनिका फ्लोर पर गिरी डॉक्टर शालिनी के पास गई। डॉक्टर शालिनी की आंखें बंद थी और चोट की वजह से उसके होठों के पास खून बह रहा था, क्योंकि इस वक्त ऑपरेटिंग रूम में मदद करने के लिए और कोई फ्री नहीं था। अनिका ने अकेली ही शालिनी को कंधों से पकड़ा और घसीटकर उसे ऑपरेटिंग रूम से बाहर ले गई। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद डॉक्टर शालिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर शालिनी के पास ठीक सामने डॉक्टर सक्सेना और कॉलेज के बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स खड़े थे। डॉक्टर सक्सेना के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जैसे ही एक स्टाफ मेंबर ने शालिनी को पानी का ग्लास ऑफर किया, डॉक्टर सक्सेना ने अपने चश्मे उतारकर शालिनी से कहा, मुझे यह उम्मीद नहीं थी तुमसे। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? उस ऑपरेशन थिएटर में इतनी नेग्लिजेंस, इतनी लापरवाही, एक मासूम बच्चे का ऑपरेशन करना था। जानती हो कितनी क्रिटिकल ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में इस तरह का बिहेवियर कोई डॉक्टर करे, यह कैसे कर सकता है? उस बच्चे के पेरेंट्स ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है। तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। हमें यूनिवर्सिटी की नौकरी से तुम्हें निकालना होगा। मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब था कि आज के बाद डॉक्टर शालिनी किसी भी पेशेंट पर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर शालिनी के नाम के आगे से डॉक्टर शब्द भी हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह ख्याल मन में आते ही डॉक्टर शालिनी अपने बेड से तुरंत उठ खड़ी हुई और डॉक्टर सक्सेना से कहने लगी, डॉक्टर सक्सेना, मैं तो बस डॉक्टर अमृता को देखना चाहती थी। अपने हाथ के इशारे से डॉक्टर शालिनी को आगे बोलने से रोकते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, अगर आज डॉक्टर अमृता ना होती पता नहीं क्या हो जाता। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हर किसी ने तुम्हारी हरकत देखी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुम पर कैसे भरोसा कर लिया इतने बड़े ऑपरेशन के लिए। तुम जैसे डॉक्टरों की वजह से बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिप्यूटेशन गंवा बैठती है। तभी कमरे के अंदर एक लेडी इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ आई। लेडी इंस्पेक्टर डॉक्टर शालिनी से कहने लगी, डॉक्टर शालिनी, आपको हमारे साथ चलना होगा। बच्चे के पेरेंट्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। हमें आगे की कार्रवाई के लिए आपके साथ इंटेरोगेशन करनी होगी। आई होप आप हमें कोऑपरेट करेंगे, वरना हमें आपको अरेस्ट करके ले जाना होगा। डॉक्टर शालिनी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ही एक पल में उसके साथ क्या हो गया था। डॉक्टर शालिनी को और कोई रास्ता नहीं नजर आया तो वह चुपचाप पुलिस के साथ रूम से बाहर निकल गई। तमाशा खत्म होते ही सारे लोग अपना अपना काम करने में लग गए। जब यह सब कुछ हो रहा था तब अनिका ने चुपके से अपना सर्जिकल गाउन और सर्जिकल मास्क निकाल लिया था और भीड़ के पास जाकर खड़ी हो गई थी। सबके जाते ही अनिका एलिवेटर की तरफ चलने लगी। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, हेलो मिस अनिका। अनिका ने जब मुड़कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि ठीक उसके सामने आकाश गुलेरिया खड़ा था। आकाश गुलेरिया अनिका को बड़े ही गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अनिका की आंखों में छुपा कोई सीक्रेट पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आकाश ने अनिका से पूछा, वेल, आप यहाँ कैसे? आकाश के ऐसे सवाल पर हैरान होकर अनिका ने आकाश से कहा, वेल, मैं एक डॉक्टर हूँ और यह एक हॉस्पिटल है और आप एक बिजनेसमैन हैं।
सवाल मेरा होना चाहिए कि आप यहाँ कैसे? आकाश गुलेरिया को पता चला था कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता एक बच्चे की सर्जरी करने आने वाली हैं। अपने चाचा करण गुलेरिया की मेडिकल कंडीशन को लेकर आकाश डॉक्टर अमृता को मिलना चाहता था। जब आकाश ने अनिका के मुंह से यह सुना कि वह डॉक्टर थी, तो आकाश को लगा कि हो सकता है कि डॉक्टर अमृता को अनिका जानती हो। आकाश ने अनिका से पूछा, आज यहाँ पर डॉक्टर? इससे पहले कि आकाश आगे कुछ कहता, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और रोहन श्रीवास्तव बाकी लोगों के साथ बाहर आया। आकाश किसी भी तरह डॉक्टर अमृता से मिलना चाहता था, इसलिए आकाश ने अनिका से कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ, इस वक्त मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। यह कहते हुए आकाश दौड़कर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगा। बाहर निकल रहे रोहन को रोकते हुए आकाश गुलेरिया ने पूछा, हेलो डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर अमृता से मिल सकता हूँ? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अपना सर्जिकल मास्क उतारते हुए डॉक्टर रोहन ने आकाश से कहा, आई एम सॉरी सर, मगर डॉक्टर अमृता तो ऑलरेडी निकल चुकी हैं। पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद पेशेंट के स्टिचेज लेने थे। डॉक्टर अमृता तो सर्जरी खत्म होते ही निकल गई थी। आकाश हैरान होकर रोहन श्रीवास्तव को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह काफी देर से यही कॉरिडोर में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था, तो आखिर डॉक्टर अमृता कब और कैसे निकल गई। आकाश किसी भी तरह डॉक्टर अमृता के बारे में रोहन श्रीवास्तव से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। आकाश ने रोहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास उनका पर्सनल नंबर है? मेरा उनसे बात करना बहुत ही जरूरी है। रोहन श्रीवास्तव अब तक अच्छी तरह जान चुका था डॉक्टर अमृता अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी। उन पर कोई मुसीबत न आए, इसलिए रोहन ने आकाश से कहा, जी, बात दरअसल यह है कि डॉक्टर अमृता इतनी सीनियर डॉक्टर हैं, थोड़ी पुराने ख्यालात की लगती है मुझे। वह शायद अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखती। इस जवाब पर आकाश गुलेरिया को काफी हैरानी हुई। आकाश ने रोहन से पूछा, क्या उनकी उम्र बहुत ज्यादा है? रोहन ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, हमारी मेडिकल फील्ड में उम्र दराज डॉक्टरों को एक्सपीरियंस्ड कहा जाता है। यह कहते हुए डॉक्टर रोहन वहां से आगे चला गया। आकाश इस बात से बेहद दुखी था कि आज उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का एक बेहतरीन मौका गवा दिया था। हॉस्पिटल बिल्डिंग से नीचे उतरकर जब आकाश गुलेरिया अपनी कार में बैठा, तो उसने अनिका को तेजी से अपनी जीप को यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर ले जाते हुए देखा। आकाश के ड्राइवर ने आकाश से पूछा, सर, क्या मैं वापस घर ले लूं? तब आकाश ने जवाब देते हुए ड्राइवर से कहा, स्कूल ले चलो, पिंकी को पिकअप करके घर जाएंगे। नताशा को घर से निकलने के बाद अब रोज आकाश खुद ही पिंकी को स्कूल छोड़ने और ले जाने जाया करता था, मगर 2 दिनों से आकाश की मुलाकात श्रेया से नहीं हुई थी। जब आकाश ने पिंकी से पूछा कि क्या उसकी श्रेया टीचर ने नौकरी छोड़ दी, तब पिंकी ने उसे बताया था कि श्रेया टीचर तो रोज स्कूल में डांस सिखाने आती है। इसका मतलब साफ था कि श्रेया किसी तरह आकाश से छुप रही थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में हर लास्ट पीरियड डांस क्लास रखा गया था। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल का 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अब कुछ ही दिन में था, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट डांस के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज रखने का फैसला किया था। बाकी बच्चों की भीड़ में आर्यन चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन डांस के स्टेप बिना किसी इंटरेस्ट से कर रहा था। इसकी 2 वजह थी। एक, आर्यन को डांस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि आर्यन को लड़कियों की स्कर्ट पहनकर डांस करना था। हवा में उछलकर गोल गोल घूम रहे आर्यन के गाल गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गए थे। मन ही मन आर्यन को अपनी बहन रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यन सोच रहा था कि शायद रिया को अपने डैड के साथ रहने में अब ज्यादा मजा आने लगा था, इसलिए वह आपस अदला बदली करने के बारे में कई दिनों से सोच भी नहीं रही थी। वो आर्यन को इस बात का भी डर था कि कुछ और दिन अगर इसी तरह उसकी डांस प्रैक्टिस चलती रही तो आर्यन मैथ ओलंपियाड एग्जाम में अच्छे नंबर ना लाए, मगर किसी टीवी चैनल पर डांस कंपटीशन प्रोग्राम का चैंपियन जरूर बन जाएगा।
कुछ देर डांस प्रैक्टिस करने के बाद श्रेया ने ताली बजाकर सब बच्चों से कहा, वेरी गुड बच्चों, चलो अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में आर्यन अपना सर नीचे रखकर वॉशरूम के लिए जाने लगा। जैसे ही आर्यन डांस रूम से बाहर निकला, उसने एक नन्ही सी लड़की को दरवाजे के पीछे खड़े रहकर डांस के स्टेप करते हुए देखा। जब आर्यन ने दरवाजा हटाकर देखा तो नन्ही सी पिंकी श्रेया ने सिखाए हुए डांसिंग स्टेप कर रही थी। पिंकी बहुत दुबली पतली और कमजोर थी, इसलिए पिंकी ने कभी भी स्पोर्ट्स या डांस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस तरह पिंकी को डांस करते हुए देखकर आर्यन हैरानी से पिंकी को देखने लगा। पिंकी ने भी एक्चुअली वही स्टेप किए थे जो अभी अभी श्रेया ने अंदर सिखाए थे। जैसे ही पिंकी ने आर्यन को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, पिंकी ने अचानक अपने आप को रोक लिया। छोटे होंठ, छोटी सी नाक और बड़ी बड़ी आंखों से पिंकी आर्यन को देखने लगी। कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पिंकी ने आगे आकर कहा, रिया, तुम लोग अंदर डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। आर्यन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पिंकी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की मुट्ठी में दबाते हुए पिंकी ने आर्यन से कहा, क्लास में फ्री पीरियड है, सारे बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे थे, मगर मुझे बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आप लोगों की डांस की प्रैक्टिस देखूं। यह सुनते ही आर्यन ने तुरंत पिंकी से पूछा, क्या तुम्हें डांसिंग अच्छी लगती है? कुछ देर अपने मन में कुछ सोचते हुए पिंकी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन की आंखों में देखने लगी। फिर अपने नजरें नीचे झुकाते हुए पिंकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद तुरंत ही पिंकी ने आर्यन को देखते हुए कहा, मगर मेरी मम्मा ने मुझे डांस करने से मना किया था। पिंकी को नताशा ने हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से दूर रखा था, खासकर डांस से। मगर पिंकी जब भी म्यूजिकल सुनती, अपने आप पिंकी के पांव बीट्स पर डांस करने लगते। जब भी टीवी पर या कार में म्यूजिक बजता, पिंकी के हाथ पांव अपने आप ही हिलने लगते थे। मगर नताशा ने हमेशा से पिंकी को यह बताया था कि पिंकी बहुत ही कमजोर बच्ची है, उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अचानक ही आर्यन ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे डांस स्टूडियो के अंदर ले गया। श्रेया के सामने आने के बाद आर्यन ने पिंकी से कहा, अभी अभी तुम बाहर जो डांस प्रैक्टिस कर रही थी वह श्रेया टीचर को दिखाओ। श्रेया आर्यन की बात सुनकर हैरान रह गई। हैरानी से श्रेया नन्ही सी पिंकी को देखने लगी। श्रेया को अपनी तरफ देखते हुए पिंकी घबरा गई। उसने जोर से अपने एक हाथ की मुट्ठी में अपने दूसरे हाथ की उंगली को दबा लिया। श्रेया ने बड़े ही प्यार से पिंकी के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाय पिंकी, क्या तुम मुझे अपना डांस नहीं दिखाओगी? न जाने क्यों श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही पिंकी अपने आप को रोक नहीं पाई। श्रेया की बात मानते हुए पिंकी ने वह स्टेप कर दिखाए जो अभी अभी डांस रूम के बाहर से देखते हुए उसने सीखे थे। पिंकी को इस तरह डांस करते हुए देखकर श्रेया बिल्कुल हैरान रह गई। कई सालों से श्रेया को उस स्टूडेंट की तलाश थी जिसे डांसिंग विरासत में मिली हो। नन्ही सी पिंकी सी दुबली पतली कमर थी, दुबले पतले हाथ थे और वो कमजोर लग रही थी, मगर डांस मोमेंट्स बिल्कुल ऐसी थी जैसे डांसिंग टैलेंट उसे मम्मी पापा के जीन्स में मिले थे। पिंकी को डांस करते हुए श्रेया यह जान चुकी थी कि स्कूल के सारे बच्चों में अगर कंपटीशन लगाई जाए तो पिंकी जरूर बेस्ट डांसर का टाइटल मिलेगा। अपने घुटनों के बल बैठकर पिंकी को दोनों कंधों से पकड़कर श्रेया ने पूछा, क्या तुम डांस सीखना चाहती हो? श्रेया के सवाल पर पिंकी अपने बगल में खड़े आर्यन को देखने लगी। जब आर्यन ने पिंकी को इशारे से हाँ में अपना सर हिलाने को कहा, तब पिंकी ने जोर से श्रेया के सामने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी जोर से स्कूल की बेल बजी और स्कूल की छुट्टी हो गई। सारे बच्चे एक के बाद एक क्लासरूम से निकलकर मेन एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगे। जाते हुए पिंकी मुड़ मुड़ कर श्रेया को देख रही थी। श्रेया मन ही मन एक बात जानती थी कि आकाश और नताशा पिंकी को कभी भी श्रेया के अंडर डांस सीखना अलाउ नहीं करेंगे। मेन गेट पर आकाश अपनी कार में पिंकी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी आकाश के मोबाइल पर मयूर गुलेरिया का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही मयूर ने आकाश से कहा, डीएनए रिपोर्ट रिजल्ट आ गए हैं।
आकाश ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए मयूर को बोला, तो बताओ क्या है डीएनए टेस्ट के रिजल्ट। गुलेरिया परिवार में 3 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा करण गुलेरिया थे। दोनों बड़े भाइयों को एक एक बेटा था। करण गुलेरिया ने एक बेटी गोद ली थी, जिसे गुलेरिया परिवार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर डीएनए रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि अनिका करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल बेटी है, तो कहीं न कहीं गुलेरिया परिवार पूरा हो जाता। इसी एक्साइटमेंट में करण गुलेरिया ने जब मयूर से डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट बताने को कहा, तो फोन पर मयूर की बातें सुनकर आकाश गुलेरिया की आंखें झुक गई। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद आकाश गुलेरिया एक गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर खिड़की के बाहर देखकर आकाश ने मन ही मन एक फैसला लिया। आकाश अपनी कार से उतरकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मेन गेट पर जाकर पिंकी का इंतजार करने लगा। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के ज्यादातर बच्चे बड़े बड़े बिजनेस परिवारों के बच्चे थे। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अक्सर उनकी आया और ड्राइवर आया करते थे। पिछले कुछ दिनों से आकाश गुलेरिया खुद ही पिंकी को स्कूल लाने और ले जाने के लिए सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल आया करता था। जैसे ही बाकी परिवारों में यह बात फैली, सारे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें खुद ही ड्रॉप करने स्कूल और पिकअप करने आने जाने लगे। गेट पर खड़े करण गुलेरिया को आकर ग्रीट करने लगे। किसी ने कहा, अरे मिस्टर गुलेरिया, व्हाट कोइंसिडेंस, मैं भी आज अपने बच्चे को पिकअप करने आया हूँ। वैसे मैं गुप्ता टेक्सटाइल का प्रोप्राइटर हूँ, क्या मुझे आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? तो किसी ने कहा, हेलो मिस्टर आकाश, मैं रायना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अरुण रायना की बेटी हूँ। यहाँ अपनी छोटी बहन को पिकअप करने आई हूँ। वह दरअसल बच्चे मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली आपकी बेटी पिंकी, बहुत क्यूट है। आई मस्ट से पिंकी को अपने लोग अपने पापा से ही मिले हैं। मिस्टर आकाश, क्या आप कल शाम कॉफी पीने के लिए फ्री हैं? आकाश सोच समझकर सबकी बातों का जवाब देकर उन्हें टाल देता था, मगर आज आकाश गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आकाश कुछ देर में लोगों के सवालों से इरिटेट होकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। बाहर निकल रहे आर्यन ने श्रेया से कहा, श्रेया मासी, आप पिंकी को डांस क्यों नहीं सिखाती हो? वो कितना अच्छा डांस करती है। आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए श्रेया ने जवाब दिया, उसके मम्मी पापा उसे मेरे पास डांस सीखने नहीं भेजेंगे। ऐसी बात सुनकर आर्यन चौंक गया। तभी अपनी बात को बदलते हुए श्रेया ने आर्यन से कहा, मेरा मतलब है उसके पेरेंट्स को उसकी हेल्थ की बहुत चिंता है, इसलिए शायद वो उसे डांस के लिए नहीं भेजेंगे। अनिका ने श्रेया को मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि वह आज उन्हें स्कूल से पिकअप करने नहीं आ सकती, इसलिए श्रेया को आर्यन के साथ टैक्सी पकड़कर घर जाना था। स्कूल के गेट से टैक्सी स्टैंड कुछ ही दूरी पर था। श्रेया आर्यन का हाथ पकड़कर लगभग सुनसान रास्ते में टैक्सी स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगी। आकाश ने दूर से ही गेट से निकल रही श्रेया को देख लिया था। आकाश ने सोचा था कि श्रेया एटलीस्ट नजरें मिलाकर उसे नोटिस करे, मगर गेट से बाहर निकलते ही श्रेया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और चलने लगी। आकाश ने नन्ही पिंकी को अपने हाथ में उठा लिया और कार में बैठ गया। जब श्रेया और आर्यन टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तब उनके सामने एक लंबी सी काली गाड़ी आकर खड़ी हो गई। पैसेंजर सीट का काला शीशा जब नीचे उतरा, तब श्रेया ने देखा कार के अंदर आकाश गुलेरिया बैठा था। आकाश की आंखों में आज भी वही चमक श्रेया को दिखाई दे रही थी, जो उसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। अचानक ही आकाश की आंखों में देखकर श्रेया को आकाश के साथ बिताई हर बात याद आने लगी। आकाश ने कार से आवाज लगाते हुए श्रेया से पूछा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्या मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? जब आकाश ने यह बात श्रेया से कही, तो घबरा कर श्रेया यहाँ वहाँ देखने लगी। जब श्रेया को इस बात का यकीन हो गया कि किसी ने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा, तब उसने चैन की सांस ली और आकाश को जवाब देते हुए कहा, नो वी आर फाइन। श्रेया की यह बात सुनकर आकाश कुछ इरिटेट हो गया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए श्रेया से कहने लगा, देखो, मुझे कार से बाहर निकलने पर मजबूर मत करो। प्लीज कार में बैठ जाओ, वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम दोनों को किडनैप करना चाहता हूँ। बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स स्कूल से बाहर निकल रहे थे। वो किसी भी वक्त उन्हें नोटिस कर सकते थे। श्रेया नहीं चाहती थी कि स्कूल के बाहर किसी भी तरह का तमाशा खड़ा हो।
इसलिए चुपचाप आर्यन का हाथ पकड़कर वो आकाश गुलेरिया की कार में जाकर बैठ गई। श्रेया को अपनी कार में देखकर पिंकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय रिया। हेलो श्रेया, टीचर प्लीज कम इन। पिंकी और आर्यन ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गए। श्रेया के पास पैसेंजर सीट में आकाश के बगल में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए श्रेया पैसेंजर सीट में बैठ गई। दोनों बच्चे आगे बैठकर आज हुई स्कूल की बातें डिस्कस करने लगे। पीछे की सीट पर एक अवार्ड लाइसेंस के बाद आकाश ने श्रेया से पूछा, कहाँ रहती हो? आकाश ने नजरें चुराते हुए श्रेया से कहा, मल्होत्रा हाउस में। जीपीएस लोकेशन सेट कर देती हूँ कार के सिस्टम में। जब श्रेया ड्राइवर की बगल में कार के सिस्टम में मल्होत्रा हाउस का जीपीएस लोकेशन सेट करे थी, तब आकाश ने अचानक ही श्रेया से कहा, इस तरह किसी के घर पे रहना अच्छा लगता है तुम्हें? क्या तुम्हारे पास रहने की अपनी कोई जगह नहीं? सिस्टम में जीपीएस लोकेशन सेट करने के बाद श्रेया खिड़की से बाहर देखने लगी और आकाश को बिना देखे श्रेया ने जवाब दिया, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है मिस्टर गुलेरिया। श्रेया के मुंह से अपने लिए मिस्टर गुलेरिया सुनकर आकाश के दिल में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए आकाश ने कहा, यह सच है कि हमें एक दूसरे के साथ अब कोई लेना देना नहीं। मन ही मन श्रेया को भी यह सुनकर दर्द महसूस हो रहा था। किसी वक्त एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में जिन दोनों ने खाई थी, वह दोनों आज एक दूसरे से यह कह रहे थे कि हमारा एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। श्रेया ने सोचा शायद इस वक्त आकाश उससे नफरत करता होगा, पर अगर आकाश उससे इतनी नफरत करता था तो वह उससे घर छोड़ने क्यों आ रहा था? जब श्रेया यह सब कुछ सोच रही थी, तभी अचानक ही आकाश की आवाज उनके कानों पर पड़ी। उस दिन मेरी जरा से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वह सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। खिड़की के बाहर देख रही श्रेया ने बिना हिले आकाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर गुलेरिया। हम जैसी लड़कियों को लोग अक्सर ऐसी ही नजर से देखते हैं। आकाश अपनी जगह से आगे आकर खिड़की से बाहर देख रही श्रेया से कहने लगा, ऐसा मत कहो अपने बारे में। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खैर जाने दो। मैं तुम्हें ड्रॉप करने सिर्फ इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। श्रेया ने जवाब देते हुए कहा, अपनी माफी किसी और दिन के लिए बचा कर रखो। बस आज मुझ पर एक मेहरबानी करो, मुझसे दूर रहो। जब आकाश और श्रेया यह सारी बातें कर रहे थे, तब कार मल्होत्रा हाउस पहुंच चुकी थी। कार के रुकते ही ड्राइवर ने श्रेया से कहा, मैम आपका डेस्टिनेशन आ गया। आकाश ने गुस्से से अपने ड्राइवर की ओर देखा। कार के रुकते ही श्रेया ने आर्यन से कहा, चलो घर आ गया। जैसे ही श्रेया कार से उतरने के लिए दरवाजा खोलने लगी, आर्यन ने पीछे मुड़कर आकाश गुलेरिया से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप पिंकी को डांस करने से क्यों मना करते हैं? आर्यन के सवाल ने आकाश को हैरान कर दिया। अपने घुटनों के बल ड्राइवर के साथ वाली सीट पर उल्टे बैठकर आर्यन ने आकाश से पूछा, पिंकी को डांसिंग बहुत अच्छी लगती है। एक बच्चे को अपनी हॉबी और इंटरेस्ट से दूर रखना अच्छे पेरेंट्स की निशानी नहीं है। यह बात मुझे मेरी मम्मी ने नहीं बताई, मैंने खुद किताबों में पढ़ी है। जब श्रेया ने देखा कि आर्यन की इस बात से आकाश काफी अनकंफर्टेबल हो गया था, तो आर्यन की तरफ का दरवाजा खोलते हुए श्रेया ने आर्यन से कहा, चलो अब बाहर निकलो। आर्यन कूदकर कार से बाहर निकला। श्रेया आर्यन का हाथ पकड़कर उसे मल्होत्रा हाउस के अंदर ले गई। ड्राइवर ने पिंकी को आकाश के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। जैसे ही ड्राइवर ने फिर से कार शुरू की, आकाश हैरानी से नन्ही सी पिंकी को देखने लगा। जब पिंकी ने देखा कि आकाश आर्यन की बात से कुछ नाराज हो गया था, तब अपने पापा को खुश करने के लिए पिंकी ने कहा, नहीं डैडी, पिंकी को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं। यह कहते हुए पिंकी की आंखें टिमटिमाने लगी थी। आकाश जानता था इस वक्त पिंकी उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रही थी। पिंकी की आंखों में आंखें डालकर आकाश ने पिंकी से पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांस करने से मना किया था?
आकाश के सवाल पर पिंकी ने अपनी नजरें झुका ली और फिर अपनी धीमी आवाज में कहा, मम्मा ने कहा था कि आपको डांसिंग से नफरत है और डांस करने वाले आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा ने कहा अगर मैं डांस सीख लूंगी तो आप मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। एंड आई डोंट वांट कि आप मुझसे नफरत करें। डोंट वरी डैडी, मैं डांस नहीं करूंगी। पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर आकाश शॉक हो गया। आकाश ने हमेशा से पिंकी की हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहता था, मगर हमेशा ही नताशा यह कहकर बात टाल देती कि अभी पिंकी बहुत कमजोर है और सुस्त भी। उसे ना तो कुछ और करना अच्छा लगता है और ना ही उसकी कोई खास हॉबी है। आकाश जानना चाहता था कि वह उसकी सारी खुद की गलती थी। पिंकी की परवरिश के लिए उसे नताशा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखा था। अपनी नजरें झुकाकर आकाश ने पिंकी से कहा, डैड को डांसिंग नहीं पसंद है? अरे बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आकाश की ये बात सुनते ही पिंकी की आंखों में चमक आ गई। पिंकी ने आकाश की ओर देखते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, तो फिर क्या मैं श्रेया टीचर से डांस सीख सकती हूँ? यह सुनते ही आकाश ने गहरी सांस लेकर पिंकी से पूछा, क्या तुम्हें श्रेया टीचर बहुत अच्छी लगती है? पिंकी ने जवाब दिया, हाँ वह बहुत अच्छी है। अपने डैड के कोट पर हाथ रखकर नन्ही सी पिंकी कहने लगी, श्रेया टीचर बहुत अच्छा डांस करती हैं, बच्चों को सिखाती भी बहुत अच्छी तरह से हैं। श्रेया टीचर बहुत स्वीट हैं, मुझे बहुत पसंद है, मगर मम्मा को श्रेया टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहते हुए पिंकी के चेहरे पर उदासी साफ नजर आने लगी। बात आगे बढ़ाती हुए पिंकी ने कहा, और मुझे भी लगता है श्रेया टीचर को मैं पसंद नहीं। मुझे लगता है कि वह मुझे डांस सिखाना नहीं चाहती। आकाश को लगा शायद श्रेया आकाश की वजह से पिंकी को डांस सिखाना नहीं चाहती थी। पिंकी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आकाश ने कहा, तुम फिक्र मत करो पिंकी, अगर तुम डांस सीखना चाहती हो तो जरूर सीखोगी। यह तुम्हारे डैड का प्रॉमिस है। मल्होत्रा हाउस। जैसे ही आर्यन अनिका के बेडरूम में पहुंचा, अनिका शावर से बाहर निकली थी और बेड पर सोने वाली थी। तभी आर्यन ने अनिका से कहा, मम्मा आज पता है क्या हुआ? अनिका पूरे दिन के काम से बहुत थक गई थी। अब वह बस बिना कोई बात किए सोना चाहती थी। नींद भरी आवाज से अनिका ने आर्यन से कहा, आर्यन हम बाद में बात करते हैं, तुम खुद ही अपना होमवर्क कर लो, मॉम को सोने दो। आर्यन काफी समझदार लड़का था। आर्यन जानता था कि शायद आज उसकी मॉम का दिन बहुत बिजी रहा होगा और इसीलिए वह स्कूल से पिक करने भी नहीं आ सकती थी। अपनी मॉम को बेड पर अकेला छोड़कर आर्यन स्टडी रूम में चला गया। अभी आंख लगी थी कि अनिका के फोन पर रिया का कॉल आया। नींद भरी आवाज में अनिका ने फोन पर रिया से कहा, प्लीज कोई इम्पोर्टेंट बात है तो ही करना मुझसे। रिया ने अपनी मीठी आवाज में अनिका से पूछा, मॉम क्या आपने मेरा काम किया? क्या आपने मेरे फैन नानों का पता लगाया? नींद की वजह से इरिटेट हुई अनिका ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं भूल गई थी। हैरान रिया ने अपनी माँ से पूछा, तो फिर आप मेरा यह काम कब करने वाली हो मॉम? थोड़ा गुस्से से अनिका ने रिया को जवाब देते हुए कहा, अभी तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे सोना है, बस इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही मारवा हाउस की बालकनी में खड़ी रिया की आंखों में आंसू आ गए। अनिका की कई ऐसे बातें थी जिससे रिया हर्ट हो जाती थी, स्पेशली जब वह काम की वजह से बिजी रहती थी। मगर आज अनिका की हरकत की वजह से रिया के छोटे मन पर बहुत गहरी चोट पहुंची थी। तभी पीछे से रोहित ने आकर रिया के कंधों से पकड़ लिया और पूछा, हम 2 दिन से हमारे खानदानी मारवा हाउस में रुके हैं, मगर तुम अब तक पूरी फैमिली से मिले नहीं हो। आज फैमिली डिनर है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? रिया को भीड़ भाड़ और बहुत सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं थी, मगर उसे ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना बहुत पसंद था। अपने डैड की ओर देखकर मुस्कुराती हुई रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोहित के हाथ पर किस करते हुए कहा, श्योर यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड।
मारवा हाउस किसी राजा महाराजा के पैलेस से कम नहीं था। पूरा मारवा परिवार एक साथ मेन मारवा हाउस में मिलजुल कर रहता था, मगर तब भी परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से मिलना बहुत कम ही होता था। सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग गाड़ियां, नौकर चाकर, एक घर में रहने के बावजूद सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ थी। मगर मारवा खानदान की दादी माँ ने एक नियम बनाया था जिसे परिवार के हर सदस्य को हर हाल में पूरा करना था। महीने में एक बार सारे परिवार को एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच या डिनर करना होता था। इससे कम से कम महीने में एक बार सारा परिवार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, क्योंकि आर्यन को ज्यादातर परिवार के लोग नापसंद करते थे। आर्यन इस फैमिली लंच या डिनर का हिस्सा नहीं बनता था, मगर रोहित जानता था कि रिया आर्यन से अलग थी। रिया को लोगों से डर नहीं लगता था। वह लोगों की बातों का जवाब देना अच्छी तरह जानती थी और लोगों की हरकतों का सामना भी अच्छी तरह से करना जानती थी। रोहित ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया और ग्राउंड फ्लोर पर बने मारवा हाउस के मेन लिविंग हॉल की ओर जाने लगा। लिविंग रूम में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल सजाया गया था। आज कुक ने परिवार के लगभग सभी सदस्यों के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाई थी और टेबल पर सजा दी थी। मारवा हाउस का हॉल उस वक्त बिल्कुल किसी राजा महाराजा की दावत महफिल जैसा लग रहा था। पंकज मारवा, आयुष मारवा और आयुष मारवा का बेटा लड्डू भी मौजूद थे। हॉस्पिटल में हुए हादसे के बाद रोहित ने पंकज मारवा और उसके बेटे आयुष मारवा को अच्छा सबक सिखाया था। अब दोनों बाप बेटे पिछले कई दिनों से चुपचाप ऑफिस में अपने काम से काम रखते थे और परिवार में भी अब किसी तरह की हरकत करने की कोई कोशिश नहीं करते थे। लड्डू टेबल पर बैठा अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मारवा परिवार के बाकी सदस्य भी पहले से ही टेबल पर बैठे थे। दादी माँ ठीक हेड ऑफ फैमिली के बगल वाली चेयर पर बैठी थी। इस वक्त मारवा खानदान का बिजनेस और फैमिली हेड रोहित मारवा था, इसलिए हेड की चेयर पर बैठने का अधिकार सिर्फ उसी को था। जैसे ही रोहित नन्ही सी रिया को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया, रोहित ने कहा, आर्यन बेटा, अपनी बड़ी दादी को हाय नहीं कहोगे? रिया समझ गई थी कि वह बड़ी वही दादी माँ है जिनको धक्का देने का एलिगेशन आर्यन पर बाकी की फैमिली मेंबर से लगाया गया था। बड़ी दादी माँ के एक्सीडेंट से पहले आर्यन और बड़ी दादी माँ के रिलेशन काफी अच्छे थे। दोनों के बीच काफी प्यार था, मगर आज रिया को इस तरह अपने से उखड़ा उखड़ा देखकर दादी माँ को लगा कि शायद इतने दिनों में हुए बाकी फैमिली मेंबर के बर्ताव से बच्चे के मन पर शायद कोई गहरी चोट पहुंची होगी। इसलिए पहले की तरह अब आर्यन दादी माँ के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाएगा। दादी माँ ने रोहित को अपनी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, नन्हे से बच्चे को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। वक्त के साथ साथ वह फिर से अपनी दादी माँ के साथ बिल्कुल पहले की तरह पेश आने लगेगा। आर्यन बेटा, दादी माँ की बात पूरी होते ही पंकज मारवा ने सबके बीच अनाउंस करते हुए कहा, मुझे लगता है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आर्यन दिमागी तौर से बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर है, ठीक से बोल भी नहीं पाता। हमें उसे जबरदस्ती किसी के साथ बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। दरअसल पंकज मारवा यह बात कहकर आर्यन को सपोर्ट नहीं बल्कि दूसरों के सामने जलील करना चाहता था। दादी माँ ने पंकज मारवा की यह बात सुनते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए पंकज मारवा से कहा, यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि वह बातें समझता नहीं, बल्कि कम बोलने का यह मतलब है कि वह दूसरे लोगों की तरह फिजूल बातें करना नहीं चाहता। अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए पंकज मारवा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, मगर क्या है कि रोहित के बाद अगर मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज के हेड की पोजीशन आर्यन को संभालनी है तो उसे बोलना सीखना होगा, क्योंकि लोग हेड ऑफ द कंपनी की पोजीशन पर एक अच्छे लीडर को देखना चाहते हैं। तभी तो मारवा इंडस्ट्री का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। पंकज मारवा की बात को बीच में काटते हुए सनी ने कहा,
मेरे ख्याल से अंकल, आर्यन जब तक इतना बड़ा हो जाएगा तब तक सब कुछ सीख जाएगा। सनी की बातों में हामी भरते हुए दादी माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सनी, अभी आर्यन की उम्र ही क्या है, अभी तो वो बहुत छोटा है। पंकज मारवा ने दादी माँ की बात को रिपीट करते हुए कहा, सही कहा आपने माँ, आर्यन तो अभी बहुत छोटा है, लगभग लड्डू की उम्र का। और यह देखिए, इस लड्डू को सारा दिन पढ़ता रहता है, न जाने कौन कौन से क्लासेज करता है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, मगर यह इतनी सी बात नहीं समझता कि आगे चलकर उसकी इस पर्सनैलिटी और मेहनत का कोई मतलब नहीं रहने वाला। आखिरकार उसे उसी के अंडर काम करना होगा जिसे आप लोग कंपनी सौंपेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि रोहित कंपनी की भलाई के लिए फ्यूचर में भी कंपनी की बागडोर किसी होनहार और काबिल कैंडिडेट के हाथ में ही सौंपेगा। इससे पहले फैमिली डिनर पर जब भी रोहित आर्यन को लेकर आया था, तब अगर किसी भी फैमिली मेंबर ने आर्यन के बारे में ऐसी बात की थी तो रोहित ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। मगर आज पंकज मारवा की ऐसी बातों पर भी रोहित चुप था। अपने सामने से हो रही बातों को सुनने के बाद रोहित ने ठीक बगल वाली सीट पर बैठी हुई रिया ने अपने ठीक सामने बैठी हुई दादी माँ से कहा, हेलो दादी, यू लुक सो फ्रेश। हॉस्पिटल से आने के बाद आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। आई थिंक कुछ ही दिनों में हम पहले की तरह फिर से खेलने लगेंगे। रिया के मुंह से यह बातें निकलते ही टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए। आज तक जिस लड़के की आवाज तक परिवार के किसी मेंबर ने नहीं सुनी थी, उसे इस तरह दादी माँ के साथ बात करते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो गए। पंकज मारवा ने रिया की ओर देखते हुए हैरानी से कहा, क्या अभी अभी तुम्हारे मुंह से आवाज निकली? पंकज मारवा की बातों का जवाब देते हुए रिया ने रोहित से कहा, डैड, क्या उस अंकल को ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता? मेरे ख्याल से उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उनके कानों की सुनने की ताकत थोड़ी कम हो गई है। मगर ये तो अफसोस की बात है, हमारे खानदान ने लोगों के लिए इतनी बड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल बनाई है, मगर हमारे ही फैमिली मेंबर का इलाज नहीं हो पा रही है। आपको उन अंकल के कानों का इलाज करवा देना चाहिए डैड। आर्यन के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर पंकज मारवा और आयुष मारवा की होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्चा जो कल तक ठीक से हेलो भी नहीं बोल पा रहा था, वह अचानक ही इस तरह का मुंहतोड़ जवाब कैसे देने लगा था। रिया का जवाब सुनकर रोहित अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक ही आई मुस्कुराहट को छुपाने के लिए रोहित मारवा ने नैपकिन से अपने होंठ कवर कर लिए। तभी दादी माँ ने अपने दोनों हाथ आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी दादी माँ से नाराज हो? यह कहते हुए दादी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। रिया झट से अपनी चेयर से उठी और दौड़कर दादी माँ के बाहों में चली गई और कहने लगी, आर्यन आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता बड़ी दादी, आपसे बहुत प्यार करता है। आर्यन ने आपको बहुत मिस किया जब आप हॉस्पिटल में थी, पर अब हम बिल्कुल पहले की तरह फिर से साथ साथ वक्त गुजारेंगे और खेलेंगे भी। यह बात सुनते ही दादी माँ ने रिया को गले से लगाकर चूम लिया। आर्यन को इस तरह अपने साथ बात करते हुए देखकर दादी माँ की आंखें भर आई थी और उनके हाथ लगभग कांपने लगे थे। दादी माँ की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर रिया को पहना दी। यह देखकर सारे के सारे फैमिली मेंबर अपनी जगह से खड़े हो गए। दादी माँ की अंगूठी एक बेशकीमती हीरे से बनी थी। यह हीरा कम से कम 200 साल पुराना और बहुत ही रियर डायमंड था। मारवा खानदान में शादी करने के बाद दादी माँ को अपनी सास से ये अंगूठी मिली थी। यह रिंग मारवा खानदान के हेड की बीवी को जनरेशन टू जनरेशन पास की गई थी। दादी माँ ने हमेशा चाहा था कि रोहित जब शादी करके बहू घर ले आएगा तो वह वही अंगूठी अपनी बहू को देकर मारवा खानदान की लेगेसी उसे पास कर देगी। आज यह अंगूठी आर्यन को जब दादी माँ ने दी, तब बाकी के फैमिली मेंबर हैरानी से उसे देखते रहे। पंकज मारवा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, यह क्या कर दिया आपने? यह अंगूठी तो मारवा खानदान की बहू को देनी थी आपने आज इसे आर्यन को दे दी। यह बेशकीमती अंगूठी इस बात का प्रतीक है कि मारवा खानदान में हमेशा मर्दों से ऊंचा दर्जा औरतों को दिया जाता है।
आपने इस तरह से खानदानी ट्रेडिशन को बदल क्यों दिया? पंकज को शांत करवाते हुए दादी माँ ने कहा, देखो बात यह है कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हूँ कल नहीं। यह अंगूठी भविष्य में आर्यन अपनी वाइफ को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देगा। आई थिंक यही सही रहेगा। किसी को मेरे इस फैसले पर एतराज है? दादी माँ ने जब कड़क आवाज में यह बात सबसे पूछी तो किसी ने एतराज उठाने की हिम्मत नहीं की और सब चुपचाप मुस्कुराकर दादी माँ के इस फैसले को सपोर्ट करने लगे। इस तरह से दादी माँ ने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि भविष्य में रोहित मारवा की जगह आर्यन को ही मिलेगी। दादी माँ के इस फैसले पर नाराज पंकज ने मुस्कुराकर ताली बजा रहे लड्डू की ओर देखा और फिर से अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ यह तुम गलत कर रही हो। आप अगर सब कुछ आर्यन को दे दोगी तो लड्डू का क्या होगा? वह भी तो इसी परिवार का हिस्सा है। अपने दादा के मुंह से यह बात सुनकर लड्डू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए लड्डू की ओर देखा और कहा, अगर फ्यूचर में लड्डू को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह अपने चाचा रोहित से मांग लेगा। पंकज और आयुष खामोश अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। दादी माँ ने फिर से अपनी गोद में बैठी रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन बेटा इस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखना। अंगूठी की ओर देखते हुए रिया ने दादी माँ से कहा, बड़ी दादी यह अंगूठी तो बहुत प्रेसियस है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अपने पर पोते के सर पर प्यार से हाथ घुमाती हुए दादी माँ ने कहा, बड़ों से दी हुई गिफ्ट को कभी रिजेक्ट नहीं करते, आशीर्वाद समझकर रख लिया करते हैं। नन्ही रिया ने कंफ्यूज होकर रोहित की ओर देखा। अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए रोहित ने इशारे से रिया से वो अंगूठी रख लेने को कहा। रोहित ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखकर रिया से कहा, देखो आर्यन तुम्हारी एक बात तो सही है कि वह अंगूठी बहुत कीमती है और तुम अभी बहुत छोटे हो, पर क्योंकि तुम्हारी बड़ी दादी ने तुम्हें यह गिफ्ट दी है तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, मगर क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो यह रिंग तुम नहीं पहन सकते। हम एक काम करते हैं, यह रिंग तुम्हारी मम्मी को पहना देंगे। रोहित के मुंह से आर्यन की माँ के बारे में सुनते ही दादी माँ की आंखें बड़ी हो गई। क्यूरियोसिटी बढ़ने की वजह से माँ के हाथ भी कांपने लगे। दादी माँ को बहुत पहले ही रोहित ने बता दिया था कि वह पूरी जिंदगी सिंगल रहने वाला है। दादी माँ यह सोचकर खुश हो रही थी कि शायद रोहित ने अपना इरादा बदल दिया है और वह फाइनली शादी करने वाला है। डाइनिंग टेबल पर बैठे पंकज और आयुष फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक ही उन पर मुसीबतों के पहाड़ एक साथ टूट पड़े थे। रोहित की शादी का मतलब था कि अगर रोहित को शादी के बाद और बच्चे हुए तो जायदाद का और ज्यादा बंटवारा होगा। उन्हें अचानक ही लड्डू के फ्यूचर की चिंता होने लगी। तभी पंकज ने ग्लास पर चम्मच मारते हुए कहा, ठीक है अब घर के बड़े एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो सब बच्चे लिविंग रूम के बाहर जाकर गार्डन में खेलो। जैसे ही आयुष ने लड्डू को बाहर जाने का इशारा किया, लड्डू ने आगे आकर रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो आर्यन अब हम बाहर जाकर खेलते हैं। मेरे पास मोबाइल में एक गेम है, इसे खेलते हैं, बहुत ही आसान है, तुम जल्दी सीख जाओगे, अनलेस यू आर स्टूपिड। लड्डू की यह बात सुनते ही दादी माँ ने कहा, बच्चों को इस तरह मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलनी चाहिए। इस पर आयुष मारवा ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ आजकल ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मोबाइल में गेम खेलने से ही बच्चों की इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है। यह उनके माइंड को बड़ी छोटी की उम्र से बहुत स्ट्रांग बनाता है। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, तभी बड़े होकर आर्यन भी रोहित जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनेगा। मुझे लगता है कि आर्यन भी गेमिंग कर सकता है, उसे खेलने दीजिए। अगर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बच्चे की ग्रूमिंग नहीं हुई तो फिर बड़े होकर उसे बाकी लोगों के साथ compete करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आयुष की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो यह कहना चाहता था कि अगर आर्यन आजकल के बच्चों की तरह मोबाइल गेम खेलने में एक्सपर्ट नहीं है तो यकीनन आगे जाकर वह बाकी बच्चों के साथ जिंदगी में भी
कम्पीट नहीं कर पाएगा। तभी लड्डू ने अपना गेमिंग टेबलेट निकालते हुए कहा, चलो आर्यन, तैयार हो जाओ गेम खेलने के लिए। आज सबके सामने फैसला हो जाएगा कि तुम सचमुच इंटेलिजेंट हो या स्टूपिड। लड्डू की चैलेंज सुनते ही रिया ने अपना फोन जेब से निकाला और मुस्कुराते हुए लड्डू से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ यह गेम खेलने के लिए, मगर मेरे फोन में अभी ये गेम डाउनलोड नहीं है। पहले मैं यह गेम डाउनलोड कर लूं, फिर हम चैलेंज शुरू करेंगे। दादी माँ ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो आर्यन बेटा, किसी के उकसाने पर कभी भी कोई ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम अगर गेम नहीं खेल सकते तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम बाकी बच्चों से किसी भी बात में पीछे हो। अपने हाथ में पकड़े हुए टोस्ट पर बटर लगाते हुए पंकज मारवा ने कहा, माँ, आपका आर्यन तो किसी भी बच्चे से किसी मामले में पीछे नहीं है और आज तो आपने खुद ही यह साबित कर दी है। बिना किसी कारण इतनी बड़ी विरासत उसके हाथ में थमा दी। अब ये बेचारे लड्डू को ही देख लो, दिन रात पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों में भी इतना तेज है, फिर भी आज तक ये उसे क्या मिला। जब दोनों बच्चे खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए। आखिर इन सब बातों से ही तो हमें दोनों बच्चों के बीच में कौन ज्यादा काबिल है इस बात का पता लगेगा। अपनी आवाज ऊंची करते हुए दादी माँ ने पंकज मारवा से कहा, एक मामूली सी खेल को तुम काबिलियत साबित करने का मैदान मत बनाओ। बच्चों को इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स मत चलाओ। अपना टोस्ट प्लेट में रखते हुए पंकज मारवा ने खड़े होकर दादी माँ से कहा, माँ, पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं जो परिवार के कुछ सदस्यों को बाकी सदस्यों से ज्यादा अहमियत देते हैं। चलो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने पोते पर बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने पोते की काबिलियत पर। अगर आर्यन और लड्डू के बीच में हुए खेल में जीत आर्यन की हुई तो मैं अपने हिस्से के शेयर से 1% शेयर अभी इसी वक्त आर्यन के नाम कर दूंगा। पंकज मारवा की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पंकज मारवा के बेटे आयुष ने उनका हाथ धीरे से दबाते हुए उन्हें बैठ जाने को कहा। पंकज मारवा अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन पिछले कई सालों से घर की 4 दीवारी में बंद था। किताबों के अलावा आर्यन ने कभी कोई खेल नहीं खेला था। पंकज मारवा ये भी अच्छी तरह जानता था कि लड्डू आसानी से मोबाइल गेम में आर्यन को हरा देगा। किसी तरह पंकज मारवा दोनों बच्चों के बीच में लगी इस बेट में अपना फायदा निकलवाना चाहता था। दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पंकज मारवा से कहा, पंकज, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? और आर्यन बेटा, कोई जरूरत नहीं यह गेम खेलने की। अपनी बिल्कुल सॉफ्ट और धीमी आवाज में रिया ने अपनी बड़ी दादी से कहा, बड़ी दादी, मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। हार जीत का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने आज ये गेम नहीं खेला तो मैं डरपोक कहलाया जाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि कोई मुझे डरपोक कहे, यह बात आपको और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं होगी। रिया की बात से दादी माँ का दिल जैसे एकदम से पिघल गया। इतनी सी उम्र में आर्यन की ऐसी बातें सुनकर दादी माँ को आज आर्यन पर पहले से कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगा था। मौके का फायदा उठाते हुए पंकज मारवा ने रोहित मारवा से कहा, अरे वाह, बड़ा समझदार हो गया है आर्यन। मेरे ख्याल से रोहित को भी अपने बेटे को कुछ सपोर्ट दिखाना चाहिए। बोलो रोहित, मैं अपनी कंपनी के शेयर होल्डिंग से 1% शेयर अभी के अभी आर्यन के नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। अगर आर्यन लड्डू के सामने जीत जाता है तो क्या तुम्हें अपने बेटे पर उतना ही भरोसा है? क्या तुम भी अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए अपना एक पर्सनल शेयर दांव पर लगा सकते हो? यह बात सुनते ही दादी माँ ने अपना एक हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए कहा, बस करो पंकज, यह हमारा खानदानी डाइनिंग टेबल है, कोई जुए का अड्डा नहीं। छोटे बच्चों के खेल में भला रोहित क्यों अपने शेयर दांव पर लगा देगा? यह बात सुनते ही पंकज मारवा अपनी सीट छोड़कर दादी माँ की चेयर के पास आया और उनसे कहने लगा, वाह वाह, आज तो कमाल ही कर दिया आपने। जब मैंने अपने शेयर आर्यन के नाम करने की बात की तब तो तुम्हारा खून बिल्कुल नहीं खौला, मगर बात जैसी ही रोहित के शेयर की आई तब आपको इतना गुस्सा आ गया।
इससे एक बात तो सबके सामने आज साफ हो गई कि आपके मन में परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग भावनाएं हैं। चलो रोहित, माँ को तुम्हारे शेयर की बहुत फिक्र हो रही है, तो हम कंपनी के शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आज आर्यन के साथ गेम में लड्डू जीता तो अभी अभी माँ ने आर्यन को जो खानदानी अंगूठी दी है वो अंगूठी आर्यन लड्डू को दे देगा। वैसे भी अंगूठी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, हमारे खानदान की विरासत है, जिसे माँ ने बिना सोचे समझे, बिना लड्डू को अपनी काबिलियत प्रूव करने का मौका दिए आर्यन के नाम कर दिया। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। इसे लड्डू को भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाएगा। क्या कहते हो रोहित? तुम तो मारवा खानदान के हेड हो, तुम्हें नहीं लगता मौका सबको बराबरी का मिलना चाहिए? क्या कहते हो इस बेट के बारे में? अगर आर्यन जीता तो अभी के अभी मैं कंपनी के मेरे हिस्से के शेयर में से 1% शेयर आर्यन के नाम कर दूंगा, और अगर लड्डू जीता तो वह खानदानी रिंग लड्डू की। नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए रोहित ने बड़े ही आराम से पंकज मारवा से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। रोहित के फैसले पर दादी माँ हैरान रह गई। इससे पहले कि दादी माँ रोहित को यह करने से रोके, रोहित ने अपना एक हाथ दादी माँ के हाथ पर रखते हुए उन्हें आगे कुछ कहने से रोक लिया। रोहित की आंखों में आर्यन के लिए कॉन्फिडेंस देखकर दादी माँ चुप तो हो गई थी, मगर जो कुछ भी हो रहा था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि पंकज मारवा की ये एक चाल, जिसे वह खानदानी अंगूठी आसानी से हासिल कर ले। कुछ ही देर में लड्डू के बताई हुई गेम रिया ने अपनी गेमिंग टेबलेट में डाउनलोड कर ली। दोनों बच्चे अगल बगल में बैठकर अपने अपने टेबलेट में गेम शुरू करने की तैयारी करने लगे। इससे पहले कि बच्चे गेम शुरू करते, आयुष मारवा ने अपने पापा पंकज मारवा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में उनसे पूछा, पापा, आप जानते हो ना कि ये आप क्या कर रहे हो? हमारे 1% शेयर की कीमत कम से कम 80 से 90 करोड़ की होगी, और जबकि दादी माँ की वह रिंग बिल्कुल 30 से 35 करोड़ की होगी। क्या यह फायदे का सौदा होगा? अपने बेटी की नासमझी पर इरिटेट हुए पंकज मारवा ने आयुष को समझाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, हर चीज को पैसों से नहीं तोला जाता। अगर वह रिंग हमने हासिल कर ली तो फ्यूचर में मारवा इंडस्ट्रीज को हेड करने का सबसे बड़ा कैंडिडेट लड्डू हो जाएगा। और फिर तुम तो आर्यन को जानते हो, सारा दिन किताबों में पड़ा रहता है, और हमारा लड्डू पूरा दिन अपने गेमिंग टैबलेट में। मुझे लगता है बड़ी आसानी से हमारा लड्डू आर्यन को हरा देगा और वह खानदानी अंगूठी हम हासिल कर लेंगे। दोनों बच्चों ने गेम ऑन कर दी। जो गेम सेलेक्ट की गई थी वह गेम लड्डू की फेवरेट गेम थी, जिसमें 4 राउंड होने थे। हर राउंड में प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल करने थे। चौथे राउंड के बाद जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही गेम का विनर होगा। रिया के लिए यह गेम नई थी, उसने पहले कभी यह गेम नहीं खेली थी। गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में रिया को थोड़ा वक्त लग रहा था। पहले राउंड में लड्डू ने बड़ी आसानी से रिया को हरा दिया। राउंड खत्म होते ही लड्डू ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपना जीत सेलिब्रेट किया। हैरानी की बात यह रही कि दूसरे राउंड में भी लड्डू ने आसानी से रिया को हरा दिया। गेम की टेक्निक्स कुछ ऐसी थी कि रिया को समझने में काफी मुश्किल हो रही थी। रिया अक्सर डिफिकल्ट लेवल की गेम खेला करती थी, इसलिए वह अचानक ही आसान गेम के ट्रिक समझना रिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरे राउंड के बाद लड्डू की लीड रिया पर बहुत ज्यादा हो गई थी। पंकज और आयुष एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। पंकज का विश्वास अब यकीन में बदलने लगा था कि लड्डू जरूर वह खानदानी रिंग आज हासिल करके रहेगा। तभी तीसरा राउंड खत्म हुआ। लड्डू लगातार तीसरे राउंड में अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए अपनी चेयर के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर चेयर पर कूदने लगा। लड्डू ने सबके सामने अनाउंस करते हुए कहा, 3 राउंड के बाद मेरी लीड स्टूपिड आर्यन पर 500 पॉइंट की है और अब सिर्फ एक ही राउंड बचा है। आई एम द विनर। पंकज मारवा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से चलकर रोहित के पास गया और कहने लगा, देखो रोहित बेटा,
मौका मिले तो यह बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे खानदान में ही कुछ लोगों को मौके दिए जाते हैं। उस बात का मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। चलो अब हमारे बीच लगी हुई बेट को पूरा करने का टाइम आ गया है। वो रिंग तुम्हें हमारे हवाले करनी होगी। रोहित ने धीमी आवाज में पंकज मारवा से कहा। चाचा कम ऑन, यह तो सिर्फ बच्चों का खेल है। क्या सचमुच हमें इस बेट को पूरा करना होगा? इस पर आयुष मारवा ने रोहित के पास जाकर कहा, अरे रोहित, कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी अभी तो सबके सामने चैलेंज लगी थी। अगर लड्डू हार जाता तो हम भी हमारे हिस्से के शेयर में से 1% शेयर आर्यन के नाम कर देते। तुम तो मारवा खानदान के हेड हो, न सिर्फ परिवार के मगर बिजनेस हेड भी तुम ही हो। किए हुए वादों से मुकर जाना तुम्हारी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित ने फिर एक बार अपनी जगह से उठकर पंकज मारवा और आयुष से पूछा, आर यू श्योर यू वांट टू ऑनर दिस बेट? पंकज मारवा और आयुष हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर मुस्कुराकर पंकज मारवा ने रोहित से कहा, हाँ बेटा, ये बेट इज ए बेट। चाहे खेल बच्चे खेल रहे हो, मगर चैलेंज तो हम बड़ों के बीच लगी थी। मेरे ख्याल से हमें इस चैलेंज को जरूर ऑनर करना चाहिए। रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर चिराग मेहता को फोन लगाया और कहा, चिराग, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके तुम उसे घर ले जाओ जल्द से जल्द। पंकज चाचा अपने हिस्से के शेयर से 1% शेयर आर्यन के नाम करना चाहते हैं। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर घर आ जाओ, हम पंकज चाचा से सिग्नेचर ले लेंगे। यह कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया। हैरान पंकज मारवा कभी रोहित को देख रहे थे तो कभी अपने बेटे आयुष को। तभी आयुष मारवा और पंकज मारवा की नजर सामने बैठे लड्डू पर पड़ी। लड्डू निराश और हताश अपने गेमिंग टेबलेट की ओर बिना पलके झपकाए देख रहा था। तभी रिया अपने जगह से उठकर लड्डू के पास गई और टेबलेट पर उंगली रखकर लड्डू को समझाने लगी। दरअसल इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट है वह जोकर, उसे आखिर तक बचा के रखो। उससे तुम्हारे हर मूव पर तुम्हें 4 गुना पॉइंट मिलेंगे। आइंदा से जब भी यह गेम खेलो तो इस बात का जरूर ख्याल रखना। लड्डू ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और अपने दादा पंकज मारवा को देखने लगा। फिर अपनी जगह से उठकर लड्डू ने रिया से कहा, देखो आर्यन, इस बार तुम लकी थे। मुझे लगता है हमें दोबारा यह गेम खेलनी चाहिए। आई एम श्योर इस बार मैं ही जीतूंगा। जब लड्डू ने देखा कि उसके पापा और दादा शौक होकर उसे देख रहे थे तो लड्डू के मन में डर बढ़ने लगा। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उनका पैंट पकड़कर कहने लगा, दादाजी, वह लक्की था इस बार। मैं जीत सकता हूँ, मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। आप एक और बार बेट लगाइए। मैं कहता हूँ इस बार आप बेट का अमाउंट बढ़ा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। अचानक ही पंकज मारवा ने लड्डू के गोल मटोल गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया और कहा, बेवकूफ, सारा दिन मोबाइल में एक ही गेम खेलते रहते हो, फिर भी एक ऐसे बच्चे के सामने हार गए जो पहली बार ही गेम खेल रहा था। नन्ही सी रिया दौड़कर रोहित के पास आई। रोहित ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया। रिया ने रोहित से कहा, मैं बहुत डर गया था डैडी, मैं तो लगभग हार ही गया था। फिर अचानक ही मुझे गेम में जोकर नजर आया। मैंने जोकर का इस्तेमाल किया और जीत गया। रोहित जानता था कि रिया नाटक कर रही थी। रिया गेमिंग में कितनी टैलेंटेड थी यह बात रोहित पहले से ही जानता था, मगर अपनी बेटी की बातों पर स्माइल करते हुए रोहित ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वेल डन आर्यन बेटा, तुमने अभी अभी अपने लिए पंकज अंकल की कंपनी के शेयर में से 1% शेयर अपने नाम कर लिए हैं। पहली बार गेम खेलो और अच्छी कमाई हो गई। डैड इज प्राउड ऑफ यू बेटा। पंकज मारवा के थप्पड़ से लड्डू अब जोर जोर से रोने लगा था, मगर रोते हुए भी लड्डू सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था, आई वॉन्ट टू प्ले अगेन, आई कैन बीट हिम, आई वॉन्ट टू प्ले अगेन। पंकज मारवा ने लड्डू के कंधे को पकड़कर जोर से हिला दिया। लड्डू अचानक ही रोते रोते शांत हो गया। पंकज मारवा ने देखा लड्डू के गोल मटोल गोरे गोरे गाल उसके थप्पड़ की वजह से लाल हो चुके थे। लड्डू की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर लड्डू की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आ रही थी।
अपने घुटनों के बल बैठकर पंकज मारवा ने लड्डू की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस बार तुम जीतोगे? लड्डू ने अपने दादाजी की आंखों में आंखें डालकर आंसू पोंछते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। पंकज मारवा पास पड़ी चेयर पर सहारा लेते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और रोहित से कहा, ठीक है, तब एक और गेम हो जाए। यह कहते हुए पंकज मारवा की आंखों में जैसे खून सवार था। 80 करोड़ के लॉस को रिकवर करने के लिए पंकज मारवा और 80 करोड़ का दांव लगाने के लिए तैयार हो चुके थे। आयुष मारवा ने जल्द ही अपने पापा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, पापा, यह क्या कर रहे हैं आप होश में तो हैं? अभी अभी देखा नहीं क्या हुआ? अपने बेटे की बातों का जवाब देते हुए पंकज मारवा ने कहा, वह जिद्दी सा लड़का हमारे लड्डू के सामने नसीब से जीता था, मगर नसीब हर बात किसी का साथ नहीं देता। यह छोटा सा बेवकूफ लड़का मोबाइल गेम खेलकर हमसे हमारे 80 करोड़ छीन कर ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा। मैं कायर नहीं हूँ। अपनी आवाज ऊंची करते हुए पंकज मारवा ने रोहित से कहा, चलो रोहित, और एक गेम हो जाए बच्चों के बीच में। इस बार अगर लड्डू हारा तो मैं 2% शेयर आर्यन के नाम कर दूंगा। पंकज मारवा को बेट की कीमत बढ़ाते हुए देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी अब काफी सीरियस हो गए थे। अब तक सब कुछ खेल में चल रहा था। परिवार के बाकी लोग भी अब तक इस बात को हंसी मजाक में टाल रहे थे, मगर अब पंकज मारवा ने जब दांव पर लगे शेयर की रकम बढ़ा दी तो मारवा खानदान के सभी लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे। एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। पहले 80 करोड़ और अब दांव पर लगे लगभग 160 करोड़। अगर इस बार फिर से लड्डू हार गया तो पंकज मारवा देखते ही देखते लगभग 250 करोड़ अपने हिस्से के गवा देगा। रिया ने अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में रोहित से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो यह गेम ठीक से खेलना आता भी नहीं। इस बार तो मैं जीत गया, मगर अब मुझे डर लग रहा है। रोहित ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम आगे नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं। रोहित की यह बात सुनते ही पंकज मारवा ने तेज आवाज में रोहित से कहा, जीतने के बाद इस तरह पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं होती रोहित। यह बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम तो बिजनेस में भी अपने कंपटीटर्स को अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका देते हो, फिर हम तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपने चाचा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा, हम तो एक ही परिवार का हिस्सा हैं, फिर हम में कंपटीशन कैसे। बेहतर होगा कि हम बच्चों के खेल को खेल ही रहने दें। आपके हिस्से के शेयर आप ही रख लीजिए। आर्यन के नाम करने की कोई जरूरत नहीं, मगर यह खेल आगे नहीं बढ़ेगा। रोहित ने जब कहा पंकज मारवा को बेट में हारे हुए शेयर आर्यन के नाम नहीं करने होंगे, तब आयुष ने चैन की सांस ली। मगर पंकज मारवा अच्छी तरह जानता था कि इस तरह अगर सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद पंकज मारवा खुद अपनी लगाई हुई बेट से पीछे हट गया तो परिवार में वह फिर से सर ऊंचा करके नहीं चल पाएगा। आयुष को पीछे धकेलते हुए पंकज मारवा रोहित के पास गया और कहने लगा, देखो, बात जहां तक आर्यन के नाम मेरे हिस्से के शेयर करने की है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपना आशीर्वाद समझकर आर्यन को अपने हिस्से की शेयर दे दूं। मगर बात यहाँ मेरी या तुम्हारी नहीं है रोहित, बात यहाँ बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देने की है। एंड आई थिंक वी शुड बी फेयर टू लड्डू। जब पंकज मारवा बात को कुछ ज्यादा ही आगे खींच रहा था तो बिना टाइम वेस्ट किए रोहित ने रिया को फिर से लड्डू की बगल वाली सीट पर बिठाया और उसका गेमिंग टेबलेट उसके हाथ में देते हुए कहा, आर्यन, चलो एक और राउंड हो जाए। दादी माँ रोहित के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर वो जानती थी कि रोहित ने अगर कोई फैसला लिया था तो वह बहुत सोच समझ कर लिया होगा। लड्डू भी इस बार बदला लेने के मूड में अपना टेबलेट लेकर अपनी जगह पर बैठ गया। दोनों बच्चों ने फिर से गेम खेलना शुरू किया। इस बार लड्डू के ठीक पीछे खड़े होकर पंकज मारवा गौर से बच्चों के बीच चल रही गेम को देखने लगा। रिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसकी गेमिंग एबिलिटी सबके सामने आ गई तो शायद मारवा खानदान के लोगों को शक हो सकता था
कि अचानक आर्यन इतनी अच्छी तरीके से गेम कैसे खेलने लगा था। मगर रिया किसी भी तरह से दादी माँ की अंगूठी पंकज मारवा के हाथों में नहीं जाने देना चाहती थी। वह जानती थी उस अंगूठी पर सिर्फ उसके भाई आर्यन का हक है। गेम खेलती वक्त रिया इस तरह टेबलेट पर स्वाइप करने लगी जैसे कि उसकी हर एक स्वाइप लकली उसे पॉइंट दे रही थी। हर स्वाइप के बाद रिया अपने डैड से कहती, अरे यह कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ यह लाल वाली कैंडी दूसरी लाल वाली कैंडी से ज्वाइन कर दी। बस इतना करने से देखो कितने पॉइंट मिल गए मुझे। डैडी, मुझे लगता है यह गेम तो बहुत ही आसान है। इसे कोई भी आसानी से जीत सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। रिया की ऐसी बातों से पंकज को बड़े ही ध्यान से खेल रहे लड्डू पर अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। लड्डू बड़े ही कंस्ट्रक्शन से पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर राउंड में उसे रिया के हाथों हार का ही सामना करना पड़ रहा था। देखते ही देखते लड्डू यह गेम भी हार गया। लड्डू की हार पर पंकज मारवा ने सीने में दर्द उठने लगा था। वह जानता था अब उसके हार की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए हो गई थी। पंकज मारवा के लिए 250 करोड़ रुपए से अलग होना किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। रोहित यह बात अच्छी तरह जानता था कि पंकज मारवा को पैसों से कितना लगाव है। रोहित धीरे से पंकज मारवा के पास आया और धीमी आवाज में कहने लगा, पंकज चाचा, मैं जानता हूँ कि यह वेट आप ही ने लगाई थी और मैं यह भी जानता हूँ कि आप अपनी दी हुई जबान से के कितने पक्के हैं, मगर वी आर फैमिली। आपको अपने हिस्से की 3% शेयर आर्यन के नाम करने की कोई जरूरत नहीं। यह बात बस हमारे परिवार के बीच ही रहेगी। मार्केट में किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। आयुष चाहता था कि किसी तरह उसके पापा रोहित की यह बात मान ले। पंकज मारवा यह सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो गया कि रोहित ने 250 करोड़ का नुकसान होने से बचा लिया था। तभी नन्ही सी रिया ने धीमी और पतली आवाज में पास बैठी दादी माँ से पूछा, बड़ी दादी माँ, जवान देने का मतलब क्या होता है? दादी माँ ने बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, आर्यन बेटा, यह सारी बड़े लोगों की बातें हैं। बड़े लोग अगर एक बार कोई प्रॉमिस कर देते हैं तो उसे किसी भी हाल में पूरा करने होते हैं। इसी से लोगों में उनकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। रिया ने फिर से अपनी धीमी आवाज में बड़ी इनोसेंटली दादी माँ से पूछा, तो क्या बड़ी दादी, कोई इंसान अपनी दी हुई प्रॉमिस से पीछे हट जाए वह इंसान फिर कभी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं रहता? नन्हे से बच्चे के मुंह से यह सुनकर खानदान के सभी लोग हैरानी से पंकज मारवा की ओर देखने लगे। पंकज मारवा को अपने ही परिवार वालों से नजरें मिलाने में मुश्किल हो रही थी। तभी चिराग मेहता मारवा हाउस के लिविंग रूम में दाखिल हुआ। चिराग मेहता ने अंदर आते ही रोहित से कहा, सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए हैं। बस मिस्टर पंकज मारवा को इस आईपैड पर एक क्लिक करनी होगी। बस कुछ ही सेकेंड में उनके हिस्से के 1% शेयर आर्यन बाबा के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। पंकज मारवा ने एक फेक स्माइल देते हुए चिराग मेहता से कहा, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी अल्टरनेट की जरूरत है। 1% नहीं, मेरे शेयर के हिस्से में से 3% शेयर अब मैं आर्यन के नाम करना चाहता हूँ। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। क्लासरूम में आर्यन के ठीक पीछे बैठा हुआ एक लड़का अचानक ही किंडरी टीचर के हाथ उठाकर कंप्लेन करने लगा कि उसके सर में बहुत दर्द है। किंडरी टीचर उसके पास गई और कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है? उस लड़के ने किंडरी टीचर को जवाब देते हुए कहा कि उसके सर में बहुत दर्द है। किंडरी टीचर को पता था कि अक्सर बच्चे किस तरह की शिकायत करके पढ़ाई अवॉइड करना चाहते हैं, और यह बच्चा जिसका नाम जिम्मी था वह अक्सर क्लास में ऐसी कंप्लेन किया करता था। जिम्मी की माँ ने भी जिम्मी के इस बिहेवियर के बारे में टीचर से और बाकी बच्चों के पेरेंट्स से कंप्लेन की थी। जिम्मी की माँ का कहना था कि जिम्मी अक्सर पढ़ाई से बचने के लिए सर दर्द का बहाना बना लेता था। किंडरी टीचर यह सब कुछ जानते हुए भी जिम्मी से कहने लगे, इट्स ओके, इफ यू डोंट फील ऑल राइट यू कैन पुट योर हेड डाउन एंड स्लीप। जैसे ही किंडरी टीचर ने जिम्मी से यह कहा,
जिम्मी पीछे की बेंच पर जाकर अपना सर बेंच पर रखकर सो गया। पीरियड खत्म होने के बाद बाकी बच्चे जिम्मी के आसपास जाकर खड़े हो गए। जिम्मी के एक दोस्त ने जिम्मी को जगाते हुए कहा, अब जाग जाओ, पीरियड खत्म हो गया है, तुम अभी नाटक करना बंद कर सकते हो। जिम्मी ने इरिटेट होकर अपने दोस्त का हाथ अपने सर से झटक दिया और कहा, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे अब परेशान मत करो। तभी क्लास की एक लड़की ने जिम्मी से कहा, जिम्मी, हम सब जानते हैं कि तुम पढ़ाई से बचने के लिए अक्सर यह बहाना करते हो। तुम्हारी मम्मी ने यह सब बात मेरी मम्मी से कही थी, तो अब बहाना बनाना बंद करो और खेलो हम सबके साथ। जिम्मी ने इरिटेट होकर अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटकते हुए कहा, प्लीज चले जाओ यहाँ से, सचमुच मेरे सिर में बहुत पेन कर रहा है। जब बाकी बच्चे जिम्मी पर हंस रहे थे, तभी नन्ही सी पिंकी जिम्मी के पास आई और सबको शांत करवाते हुए कहने लगी, अगर वह कह रहा है तो उसे सिर में सचमुच पेन हो रहा होगा। मुझे लगता है हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पिंकी की आवाज बेहद धीमी और पतली थी, मगर बाकी बच्चों ने पिंकी की बात मानते हुए जिम्मी को अकेला छोड़ दिया। आर्यन हमेशा से क्लास में अलग रहता था, मगर आर्यन को पिंकी बाकी बच्चों से काफी अलग और समझदार लगती थी, इसलिए आर्यन पिंकी के साथ अक्सर बातें करता और खेलता। जब आर्यन ने देखा कि पिंकी भी जिम्मी की बात को लेकर सीरियस हो गई थी, तो अपने बैग से फोन निकालकर आर्यन ने अपनी मॉम को मैसेज किया, मॉम, हमारे क्लास में एक लड़का है जिसे हमेशा हेडेक की शिकायत रहती है। जब अनिका ने आर्यन का यह मैसेज पढ़ा तो उसे लगा आम बच्चों की तरह इस बच्चे को भी शायद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। आर्यन ने अपनी मॉम को फिर एक मैसेज करते हुए लिखा, इस लड़के का नाम जिम्मी है और उसकी मॉम कहती है कि अक्सर पढ़ाई से बचने के लिए ऐसे बहाने करता है। अनिका ने एक लंबा सा मैसेज लिखते हुए जिम्मी का इनिशियल चेकअप करने का कहा। अनिका ने वह सारे पॉइंट्स लिखे थे जिसे दबाकर आर्यन को यह पता लगाना था कि आखिर जिम्मी के पेन का सोर्स कहां से था। आर्यन ने ठीक वही किया जो उसकी मॉम ने उससे कहा था। जब बैक में एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर देने से जिम्मी को दर्द महसूस हुआ तो आर्यन ने फौरन मैसेज करके यह बात अपनी मॉम को बताई। अनिका ने आर्यन से कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो और स्कूल में ध्यान दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने फोन पर अपना अलग अलग एक चैटिंग ग्रुप बनाया था, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। उस ग्रुप पर अनिका भी एक मेंबर थी। जब अनिका ने ग्रुप में लिखे मैसेज पढ़े तब उसकी नजर खास जिम्मी की माँ ने लिखे मैसेज पर पड़ी, जिसमें आए दिन जिम्मी की माँ जिम्मी के बर्ताव को लेकर कंप्लेन किया करती थी। जिम्मी की माँ ने सबसे यह बात कही थी कि जिम्मी अक्सर सर दर्द का बहाना देकर पढ़ाई से दूर भागता था और अब उसकी यह आदत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उसने बाकी पेरेंट्स से सुझाव मांगा था कि जिम्मी को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। किसी पेरेंट्स ने लिखा था कि आजकल के बच्चे कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं अपनी जिद पूरी करवाने के लिए, तो किसी ने लिखा था कि जिम्मी जैसे बच्चों की उम्र में हम भी तो यह सब कुछ करते थे पढ़ाई से दूर भागने के लिए। अनिका ने ग्रुप पर जिम्मी की माँ को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे लगता है आपको इमीडिएटली जिम्मी को लुम्बर पंक्चर की ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। लुम्बर पंक्चर एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक पतली सी सुई चुभोई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई छोटा सा नर्व फ्रैक्चर हुआ हो तो वह इससे ठीक हो सकता है, लेकिन जब बात बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड पर आती तो अक्सर माँ बाप इसे बड़े प्रॉब्लम से एसोसिएट करते हैं। जिम्मी की माँ ने भी इस बात पर रिएक्ट करते हुए लिखा, यह क्या कर रही हो आप? जिम्मी अभी 7 साल का छोटा बच्चा है, उसे स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी कैसे हो सकती है? और फिर आप यह कैसे कह सकती हैं कि जिम्मी को क्या हुआ है? कौन हो आप? जवाब में अनिका ने लिखा, आई एम ए डॉक्टर। जिम्मी की माँ ने अनिका की बात पर रिप्लाई करते हुए लिखा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में अब ऐसे माँ बाप के बच्चे भी पढ़ने लगे जिससे पैसा कमाने के लिए अपने बच्चे के फ्रेंड्स को ट्रीटमेंट करने के बहाने
अपनी हॉस्पिटल में बुलाकर उनके माँ बाप की मोटी फीस वसूलनी पड़े। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे डॉक्टरों को। छोटी सी बात पर लाखों रुपए ऐंठने की तुम्हारी तरकीब मेरे सामने नहीं चलने वाली। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे लूटने वाले डॉक्टर को। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।